प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शेयर मार्केट क्रैश ही नहीं बल्कि बहुत ही वॉलेटाइल भी है। कभी अच्छे से ऊपर जा रहा है और कभी ऐसा गिर रहा है कि संभाले ना संभले। इसीलिए ऐसे में दो बात समझ में आती है कि अपना पूरा पैसा एक ही बार में ना लगाओ और दूसरा मार्केट क्रैश का फ़ायदा लेना। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है या फिर सेलिंग शुरू होती है तो ऐसे में लोग पैनिक में आके अच्छे शेयर भी सेल कर देते हैं, जिससे मार्केट क्रैश में बुरे शेयर तो गिरते ही हैं बल्कि अच्छे शेयर भी गिर जाते हैं। लेकिन जब मार्केट रिकवर होता है तो बुरे शेयर के मुकाबले में अच्छे शेयर जल्दी रिकवर करते हैं। और इसी में लोग एक और गलती करते हैं और वो है मार्केट को टाइमिंग करना। मतलब मार्केट अभी और गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा ऐसा करके। तो ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। कोई भी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते, फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसीलिए मार्केट क्रैश में अच्छे शेयर भी गिरते हैं और वोलेटाइल मार्केट में एक ही बार में अपनी पूरी पूंजी लगा देना गलत इन्वेस्टिंग है। इसीलिए हम दो इन्वेस्टिंग तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है SIP, मतलब जिसमें पर्टिकुलर एक खास दिन आपके द्वारा निश्चित की गई राशि आपके अकाउंट से कटकर शेयर में लग जाएगी। और दूसरा है बाय ऑन डिप, मतलब जब जब मार्केट गिरेगा तब आप अपनी पूंजी में से कुछ प्रतिशत इसमें निवेश करेंगे। इन दो तरीकों से हम वोलेटाइल मार्केट में भी बिना टाइमिंग किए सही निवेश कर सकते हैं। और चलिए अब जानते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते क्या हैं। तो ये जो फंडामेंटली शेयर्स होते हैं उनका बेस जो रहता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है। इनको जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ती रहती है, सेल्स बढ़ती रहती है, इनका प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है और कंपनी पे बहुत ही कम या फिर जीरो डेब्ट होता है, जिसके कारण ये अपने ऑपरेशन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इनका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि लॉन्ग विजन में होता है, जो कि कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स के हित में होता है। और अब चलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के पहले शेयर को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, जिसका गठन जो है 1968 में किया गया था। और ये भारत की नंबर 1 IT कंपनी है और ये टाटा की एक फ्लैगशिप कंपनी है। और साथ ही मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो मोटा मोटा कंपनी का मार्केट देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में 50.5% का इनका मार्केट, वहीं लैटिन अमेरिका में 1.70% का इनका मार्केट है, यूके में 15.9% का, यूरोप में 16.0 और भारत में 5.10% का इनका मार्केट है। वहीं एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट एशिया में इनका 10.8% का इनका मार्केट है। और कंपनी का डोमेन देखें कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से निकल के आता है तो सबसे पहला BFS बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से इनका 32.2% से इनका जो रेवेन्यू है वो निकल के आता है। रिटेल एंड SPG से 15.1% का, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से इनका 10% का रेवेन्यू निकल के आता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग से 9.90% का, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस से 8.70%, कम्युनिकेशन और मीडिया से 6.50% और रीजनल मार्केट और अदर से 17.6% से इनका जो रेवेन्यू है वो निकल के आता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो मार्केट कैप है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वह है 11,69,294 करोड़ का। और इस साल जो कंपनी का सेल्स रहा है वो है 1,91,754 करोड़ का। कंपनी का जो PE रेशियो है 30.8 का है। वही डेप्ट जो है कंपनी पे एक भी नहीं है और कंपनी के पास जो कैश है 13,692 करोड़ का कैश है। मतलब कंपनी कर्ज मुक्त होते हुए कैश रिच भी है। TCS का पिछले एक साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% का है, वही 3 साल का 9% का, 5 साल का 10% से बढ़ा है। और इसी के साथ में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एक साल में 15% से और पिछले 3 साल में 7% और पिछले 5 साल में 8% से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। साथ ही कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले एक साल का 44%, 3 साल का 40% और पिछले 5 साल का 37% के आसपास से रहा है। और होल्डिंग्स देखें तो इसमें प्रोमोटर्स का 72.3% का स्टेक है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें 14.2% की है, वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 7.8 और बाकी बचा 5.7% पब्लिक का स्टेक है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंपनी की तरफ, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसका गठन 1973 में किया गया था। और ये भारत की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और आप यहाँ पर जो इनका वीडियो चल रहा है वो देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है किस किस सेक्टर में इनका जो प्रोडक्ट है वो है। और इसके अलावा रिलायंस जो है अलग अलग सेक्टर में बहुत ही वाइड रूप से फैली हुई है। जैसे कि हम टाटा को देखते हैं कि लेकिन इनका पेनिट्रेशन उतने लेवल पे नहीं है, इसीलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं पड़ पाता है। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 16,95,063 करोड़ का है। वहीं जो इनके सेल्स है वो 6,99,972 करोड़ का रहा। PE रेशियो 28.9 है। डेप्ट जो है कंपनी पे 2,81,954 करोड़ का डेप्ट है।
और 36,178 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। वहीं सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 1 साल का तो है 50% का, और पिछले 3 साल का 7% और पिछले 5 साल का 18% इनका सेल्स ग्रोथ रहा है। और इसी के अगेंस्ट में इनका जो प्रॉफिट है वो 1 साल में 33%, पिछले 3 साल में 14% और पिछले 5 साल में भी 14% से बढ़ा है। साथ ही रिलायंस का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 1 साल में 8%, पिछले 3 साल में 9% और पिछले 5 साल में 10% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। कंपनी की होल्डिंग देखें तो इसमें प्रोमोटर्स का 50.7% का स्टेक है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें 24.2% का है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 14.2% का, और पब्लिक का जो इसमें स्टेक है 10.7% का है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे तीसरे कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एशियन पेंट्स, और इसका गठन 1942 में किया गया था और ये भारत की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर है। साथ ही कंपनी जो है 15 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 60 कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है। साथ ही ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कोटिंग कंपनी है। कंपनी का पिछले 50 साल का मार्केट लीडरशिप का इतिहास रहा है भारत में, और साथ ही भारत में जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उनसे ये कंपनी 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। और चलिए अब जानते हैं एशियन पेंट्स के फंडामेंटल्स के बारे में। जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वह है 2,58,830 करोड़ का। कंपनी का जो सेल्स रहा है 29.101 करोड़ का रहा है, और जो इनका पीई रेशियो है 84 है, और कंपनी पे जो डेट है वो 1587 करोड़ का है। और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो कैश है 864 करोड़ का इनके पास कैश है। कंपनी का पिछले 1 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 34% का है, पिछले 3 साल का 15% का, और पिछले 5 साल का 14% का है। और इसी के रेस्पेक्ट में जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 1 साल में -1% का रहा है, और 3 साल में 13% का, और पिछले 5 साल में 10% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। साथ ही एशियन पेंट्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 1 साल में 23% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में 26% का, पिछले 5 साल में 25% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। कंपनी की होल्डिंग देखें तो इसमें प्रोमोटर्स का 52.4% का स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें 19.4% से है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 7.5%, और जो पब्लिक का स्टेक है इसमें 20.2% का है, और अदर्स में भी 0.1% के आसपास अदर्स स्टेक इसमें लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक, जिसका गठन 1944 में किया गया था, और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और HDFC बैंक दूसरी सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वाली बैंक है। और इसी के साथ HDFC बैंक सेमी अर्बन और रूरल में अपने सबसे ज़्यादा बैंकिंग नेटवर्क के साथ नंबर 1 कंपनी है। कंपनी का रेशियोज देखें तो कैपिटल एडिक्विटी रेशियो इनका 18.8% का है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2% का, ग्रॉस NPA 1.32% का, इनका जो नेट PA है 0.40% का है, जो कि इसके इंडस्ट्री NPA से सबसे ज़्यादा कम है। और इनका जो कासा रेशियो है 46.1% का रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 7,41,379 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स से देखें तो 1,35,936 करोड़ का इनके पिछले 1 साल का सेल्स रहा है। पीई रेशियो 19.5% का। और डेट देखें तो क्योंकि कंपनी बैंकिंग सेक्टर से है तो डेट ज़्यादा होना बनता ही है, क्योंकि इनका जो मेन काम रहता है वो डेट देना ही रहता है एक प्रकार से। तो कंपनी का जो डेट है 17,84,970 करोड़ का इनका डेट है, और इसी के रेस्पेक्ट में कंपनी के पास 1,55,386 करोड़ का कैश है। और सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल का 6% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 9% से, और पिछले 5 साल में 13% का इनका सेल्स ग्रोथ रहा है। और इसी के रेस्पेक्ट में इनके पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 20% का है, पिछले 3 साल का 19% और पिछले 5 साल में भी 20% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 1 साल का 17, पिछले 3 साल का 17 और पिछले 5 साल का भी 17% से ही बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखें तो इसमें प्रोमोटर्स का जो स्टेक है 25.8% से है, वहीं इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा है 35.6% का, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 24.6%, गवर्नमेंट का जो इसमें स्टेक है 0.2% का है, और बाकी पब्लिक के पास 13.9% का इसका स्टेक है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। आपने भी इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो जरूर हमें कमेंट में बताइए। अगर नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने बिहाफ पे शेयर को एनालाइज कीजिए, उनका फंडामेंटल देखिए, और अपने बिहाफ पे अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से इन शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि अभी मार्केट रश है, इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कोई टीम नहीं है, वीडियो पूरा मैं अकेले बनाता हूँ, और इसीलिए वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा। और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में जान सके और उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को भी ग्रो कर सकें। और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।